अदाकार सुल्तान राही 1938 को रावलपिंडी में पैदा हुए। फनी जिंदगी का आगाज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से एक स्टंट परफॉर्मर और फिल्म बागी में छोटे से किरदार से किया। बाबल और बशीरा इन दो पंजाबी फिल्मों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर फाइज किया। उनकी फिल्में वहशी जट, लाइसेंस और मौला जट में उनके किरदार ने पंजाबी फिल्मों को नई तरह दी। प्रोड्यूसर्स ने उन्हें सामने रखकर कहानियां लिखवाईं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। सुल्तान राही ने 2 जाती फिल्में भी बनाईं, जिनमें से एक का नाम तकदीर कहाँ ले आई और दूसरी का नाम ज़बाटा है। सामीन और हाज़रीन, 9 जनवरी 1996 में सुल्तान राही हादसाती तौर पर हमसे बिछड़ गए। सुल्तान राही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो अदाकार थे जिन्होंने अपने फ़न का सफ़र ग्राउंड लेवल से शुरू किया और शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। इसके बावजूद इज्ज़ और इंसान दोस्ती उनका तुर्राए इम्तियाज़ था। सुल्तान राही की शख्सियत के अहम पहलुओं और मामूलात और फिल्मी मसरूफियात में ख़ास तौर पर उनकी सेहत के हवाले से हैदर सुल्तान से गुफ्तगू कर रहे हैं तनवीर मलिक। तो आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे सुल्तान राही साहब के साहबजादे जनाब हैदर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आज जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ से आपको पता चल गया होगा जी कि राही साहब के पहली बात तो मैं आपकी पूरी टीम को आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक आपने यूनिक आइडिया ब्रॉडअप किया है और उस पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह काम करे। मैंने काफ़ी चीज़ देखी हैं क्लिप्स वगैरह टीवी पे जाके आपके, और आई थिंक पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस होनी भी चाहिए कि काम से हट के आपकी हेल्थ कम्स फर्स्ट देन एवरीथिंग एल्स। उस पर भी बात होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी, अच्छी बात जी। हैदर, आपसे जब भी बात होती है तो पहला हवाला और एक काबिल फ़ख्र हवाला है। आप कभी इस पे वो कहते हैं ना इरिटेशन का शिकार नहीं होंगे जब हर बंदा आपसे मिले और पहले सुल्तान राही साहब के बारे में बात? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जब भी कभी ऐसे होता है तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, बड़ा ऑनर फील होता है, और मैं अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका बेटा हूँ। और अबू जी ने जब हमारा ब्रॉडअप जब हमारा हो रहा था, उन्होंने कभी भी ये बात हमारे दिमाग में नहीं आने दी उनका बेटा कि कभी भी ये में आप लेकर नहीं आना कि आप सुल्तान राही के बेटे हो। हमेशा आपने हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, और कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना है गिव इट 100%, उससे कम में आपने नहीं कभी भी कुछ भी करना। अच्छा हैदर, जैसे कि मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि राही साहब वैसे तो फिल्म पे तो बहुत बात करते हैं और करते रहेंगे हम लोग, लेकिन आज हेल्थ के हवाले से जब हम बात करते हैं कि माशाल्लाह जब जिस एज में उनकी डेथ हुई तो ही वॉज लाइक 63 जी। बट उस टाइम भी वो 8 फिल्मों की शूट कर रहे थे और 22 घंटे काम कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले तो आगाज़ से शुरू करते हैं अपने जानने वालों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ बातें आके मैं प्लेटफॉर्म से थोड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि अबू जी के बारे में मीडिया पे पता नहीं क्या क्या लोग अपनी तरफ से डालते रहते हैं। तो अबू जी ने मुझे खुद भी बताया था, कहते हैं बेटा कि मैं जब स्ट्रगलिंग पीरियड में था तो मैं दुआएं करता था कि शुरू से था कि काफ़ी उनका माशाल्लाह था लगाव था, और नमाज दीन की तरफ उनका माशा शुरू से था। तो कहते हैं फिर मैं बरीवाम सरकार गया, मैंने कहा कि यार बरीवाम कि मतलब मुझे कुछ भेजें किसी की तरफ, मैं कुछ करूँ ज़िंदगी में, करना चाहता हूँ। तो फिर मुझे ऐसे फील हुआ कि ऐसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के दादा दरबार भेज दिया कि दादा साहब के पास चले जाओ। क्या बात है। तो मैं जब लाहौर आया तो फिर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स ही स्ट्रगल लाइक दैट। उनका जो एक फिजिकल कह लें कि एक यंग लड़का हो, लाहौर में फर्स्ट टाइम, किसी को जानते भी नहीं, पता भी नहीं, तो मुझे बताते थे कि पैदल ऑलमोस्ट 12-13 किलोमीटर उन्होंने वॉक करना, वन वे पैदल स्टूडियो जाने के लिए, जहाँ पे उन्होंने एक कमरा लिया हुआ था रेंट पे अपने उनके दोस्त से चंगेरी साहब। तो स्ट्रगलिंग पीरियड में दोनों इकट्ठे रहते थे, तो वहाँ से उन्होंने वॉक करके जाना, और उनके पास चने होते थे उस टाइम में, एक जेब में चने, हाँ एक जेब में चने होते थे जाने के लिए और एक में होते थे आने के लिए, और गड़ी हाउस से मुल्तान रोड तक पैदल आना जाना। तो कहते हैं बेटा एक टाइम ये आ गया था कि मेरे होल्स बन गए थे शूज़ के नीचे वॉक करके, लेकिन मैं रुकता फिर भी नहीं था। गेट पर घंटों खड़े रहना, लेकिन कभी भी ये नहीं होता कि यार कि वो अंदर जाना है, नहीं वेट फॉर ये है वो। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया कि गुस्से में कभी लड़ पड़े हों, कभी झगड़े हों किसी के साथ। डे 1 से माशाल्लाह काफ़ी हम्बल तबीयत के थे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर करते थे कि उनको बॉडी बिल्डिंग का शौक था। अच्छा। स्टार्टिंग में उनको मतलब कि जो उनके, लेकिन ऑब्वियसली बातें इतने वसाइल नहीं थे, तो उन्होंने मुझे जो तस्वीरें दिखाई मैं हैरान हो गया देख के कि वो जो होते हैं ना ऐसे घी के कनस्तर वगैरह होते हैं, उनके अंदर सीमेंट भर के पीछे बार्स लगाई हुई, और वो बारबल कर्ल्स के लिए और डम्बल्स के लिए चीज़ें बना के ऐसे रखी हुई, मतलब देसी जिम उन्होंने बनाया हुआ था उसमें उस दौर में। और मैंने अबू जी की वो तस्वीरें भी देखी हुई हैं कि जो बिल्कुल शर्ट के बगैर खड़े हुए हैं और बिल्कुल फुल यंग है, और मसल्स उनकी माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा अबू जी को शुरू से माशाल्लाह इतना ज़्यादा शौक था, कहते हैं बेटा मुझे था कि मैंने कुछ करना है, मैंने बनना है, तो हेल्थ मेरी पहले होगी, फिट होऊंगा तो करूँगा। अच्छा हैदर, जैसे आप फरमा रहे हैं कि लाहौर आ गए और फिर वॉक की तो उनकी प्रैक्टिस शुरू हो गई कि जिस शख्स ने 12 से 13 घंटे पैदल जाना है और पैदल आना है, कि ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ऐसा
वो जो चने, मैंने उनका कहीं पढ़ा कि एक जेब में जाने के लिए चने होते थे, फिर उनको होता था कि वापस भी आना है, बिल्कुल ऐसे, और भूख लगेगी तो वही चने खाते हुए वापस आते थे। बिल्कुल ऐसे। अब वॉक और चने उनकी खुराक थी, स्टार्टिंग और वो कई साल ऐसे ये रूटीन रही। बिल्कुल ऐसे। तो कुछ बताया उन्होंने कभी कि ये पुछा नहीं तुसी कहते कि अबू भुख लगती होगी, दोपहर की रोटी, कोई दूध मक्खन, कोई इस तरह? ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन बीइंग है, इसकी नीड्स भी हैं, खाना भी होता है, लेकिन उन्होंने अपने काम को बहुत ज़्यादा फोकस में रखा हुआ था। उनके अंदर पैशन था, एक आग थी कि मैंने कुछ करना है, तो उसकी वजह से उनका फोकस हमेशा। और मज़े की बात अभी चेक करें कि स्ट्रगलिंग पीरियड में उन्होंने हमेशा ये जो टाइम उनका रहा उसमें उन्होंने भूख को देखा, बर्दाश्त किया, और जब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अरूज दे दिया तभी भूख को बर्दाश्त किया और काम किया। वाह, ये भी देखें, ये देखें चलता रहा उनका उस तरह से कि वो जो कहते हैं ना शकम सेरी है, हाँ, वो नहीं कर सके, हाँ, बिल्कुल ऐसे, वो नहीं किया उन्होंने। अच्छा हैदर, उनके बारे में ये भी एक बात है कि रावलपिंडी में जब वो लाहौर नहीं आए थे तो एक पंजाब का बड़ा मकबूल खेल है गतका। गतका, जी जी। तो गतका के माहिर खिलाड़ी थे वो ऑलरेडी, फिल्म में आने से पहले, आर्ट में आने से पहले, तो उसके लिए तो काफ़ी फिजिकल ताकत चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसी है, महारत चाहिए होती है। अबू जी को बेसिकली स्पोर्ट्स बहुत पसंद थी। ही वॉज अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, अच्छा, ही वॉज वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर। उनका बैट अभी भी घर पे आवाज़ पड़ा हुआ, जो वो खेलते थे उससे। क्रिकेट खेलते थे? हाँ जी, बहुत शौक से पूरा उनका, और अच्छी खेलते थे, ये भी नहीं कि खाली शौक था। और गतका जैसे हमने बताया, और उनको बॉडी बिल्डिंग का, तो ही वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन। उनको ना फिट रहना अच्छा लगता था, स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता था। और जो मेरी दादी थी, वो उनके साथ जितना भी होता था उस दौर में, उनको उन्होंने घी खिलाना, चीज़ें खिलानी, दूध पिलाना, कि तब मेरा बेटा फिट रहे। तो जितने अरसा वालदा की निगरानी में रहे, हाँ, तो माशाल्लाह घी शक्कर खाते रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस पर फिर ये था कि उनकी रनिंग काफ़ी होती थी, कभी कभी उन्होंने जो कबड्डी खेले तो उनके साथ बैठ के देखना मैच कि वो कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, तो हमेशा कोई ना कोई स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व रहते थे। तो जब गतके की आपने बात की है, ये बिल्कुल उनको शौक था सीखने का, उन्होंने सीखा वगैरह फिर, लेकिन वो उनके पर काम भी आया। वो एक बड़ा फेमस इंसिडेंट सबको पता है, वो जो वशी जड़ के सेट पे हुआ, वो जो लोग आए थे, फिर 4 तो गिर गए थे उधर, 12 लोग थे तकरीबन। हाँ, तकरीबन इतने थे। हाँ। बाकी सब तो भाग गए थे, तो आसिया जी और नासिर अदीब साहब और अबू जी वहाँ पे रह गए थे, बाकी कैमरामैन सब चले गए थे। और ये स्टार्ट था राई साहब का बिल्कुल, वशी जड़ के सेट की बात है। तो वहाँ पे उनकी ऑब्वियसली बात है, कुछ सेट पे लोग होते हैं जो ओए तो ज़्यादा करके बात करते हैं, तो उन्होंने बोला, तो वो गाँव के लोग थे, तब के तो फिर बंदे लेकर आ गए, वो 17-18 बंदे लेकर आ गए, सबके हाथ में लाठियाँ पकड़ी हुई थी। अबू जी के पास वो गंडासे वाला, उसके ऊपर गंडासा नहीं था, लाठी आती थी उनके, तो उन्होंने पहले प्यार से समझाने को आगे गए, प्यार समझाया, तो वो तो ज़्यादा कुछ तो हाइपर हो गए, फिर ठहरो, उनका आप साइड पे हो जाए ज़रा, कह रहे नहीं चले यहाँ पर। अच्छा, ये राही साहब की पहली और आखिरी लड़ाई है? हाँ जी, जो इस लेवल पे कभी गई, वरना कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि उन्होंने किसी से कोई, लेकिन वो बात जब आ जाए आपके ऊपर, फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा फेस तो करना पड़ता है। अच्छा, देखिए ना, सबके साथ 12-13 लोग आए, तो कहा जाता है कि आसिया हमारी एक्ट्रेस खड़ी, तो उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ, उन्होंने कहा तुसी ठहर जाओ। हाँ, साइड। और ये कहा जाता है कि फिल्म में राही साहब इतने बंदों को मार देते हैं, तो रियल में भी आज एक बिल्कुल, हाँ जी, रियल में भी लड़ सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला की एक ऊपर ऐसी चीज़ थी कि वो हम्बल बहुत हो गए हुए थे, दिमागी तौर पे भी, फिजिकली तौर पे, कि मैंने ऐसा नहीं करना, लेकिन कैपेबिलिटी में थी करने की, तो उन्होंने फिर प्रूफ भी किया। ये स्टूडियो में कई वाक़यात हैं हैदर भाई, कि इसमें कई लोगों ने बदतमीज़ी की राही साहब से, जी जी जी, और उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया, हालांकि जब उनका उरूज था तो वो खुद कुछ ना करते तो उनके इशारे पे लोग। जी 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 जी, मैं आपको अपना बताता हूँ कि हम लोग एवरेज स्टूडियो में एंटर किया है, तो मुझे जब भी कभी गाड़ी से उतरते थे तो पूरा एक सैलाब लोगों का साथ अटैच होता था आते वक्त सेट तक जाने तक। तो उस टाइम में सब मिल रहे हैं, अचानक एक बंदा सामने आता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक फेमस आर्टिस्ट था उस टाइम का, उसने कुछ 2-3 बातें ना थोड़ा गुस्से में बोल ली हैं बुजी को, उस तरह से डायरेक्ट आते साथ ही। सुपरस्टार थे वो भी उस टाइम का, बस स्टार था, कह सकते हैं। अच्छा, नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो वो किया तो अबू जी ना पुतरी करके बड़ा वक्त कहते, पुतरी क्यों है की गली की नहीं, बड़ा मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया। मैंने कहा कि 7 लोग कहते कि तेरी उसको बुरा भला बोलना शुरू हो गया। अबू ने उनको कहते हैं कोई बात नहीं, परेशान है क्या, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर क्या चले गए, कुछ नहीं कहा उसको। हम सेट पे गए, बैठे, मैंने अबू जी से कहा, अबू जी आप किस मिट्टी के बने हैं, मतलब ये ऐसे होता है, सुल्तान राही साहब खड़े हैं और बंदा ऐसे बोली जा रहा है, तो हमें आप कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, वो बेचारा परेशान था, छोड़ दो। अच्छा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, रमज़ान का महीना शुरू होता है, वही शख्स आता है भरी हुई महफिल में, ये मैंने अपनी आंखों देखे बता रहा हूँ, और आगे अबू जी के पाँव में बैठ के और रो ही जा रहा है कि मुझे माफ़ कर दें। क्या बात है। और उन्होंने ये नहीं किया कि सबको देखेंगे चंगी तरह पहले बैठ जाए, नहीं, उन्होंने फ़ौरन उठाया उसको, फिर गले का चूमा, उसको प्यार किया, बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, अजर अफ्तारी करने ले गए। ये क्या वजह है हैदर भाई, बड़ा मुश्किल काम है, किसी ये को माफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के साथ उनका जो एक लगाव था ना, एक जो उनके अंदर एक आजिज़ी चली गई थी, अल्लाह ताला ने उनको पिक कर लिया था अपने कामों के लिए। मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, एक स्पेशल कुछ आपके अंदर आती है चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से, तभी आप इस लेवल तक जा सकते हैं, बर्दाश्त के और सब्र के मादे के साथ। और जैसे जैसे वो इंडस्ट्री में इन होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे अच्छा उनके साथ उनका एक ग्रुप होता था लोगों का, इसमें से एक उनके दोस्त थे मियाँ असलम, वो बेचारे भी फौत हो गए।
वो हाफिज़ कुरान थे। तो मुझे जब भी कभी ट्रैवल करना है गाड़ी में, इस्लामाबाद जाना है शूटिंग के लिए कहीं भी, उन्होंने साथ बिठा लेना उनको फ्रंट सीट पे और कुरान खो के बैठ जाना, सही, चलो अभी तर्जमे के साथ इसको पढ़ते जाते हैं, मुझे याद कराओ, मुझे हिफ्ज़ करना सारा। तो वो क्या था कि वो एक लगाव ऐसा था, उसकी वजह से ना अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आना शुरू हो गई थी कि ही वॉज वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। अच्छा अदर भाई, एक राय साहब की 804 के करीब फिल्में हैं, मोर देन 1000। जी हाँ, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जी, उनके नाम पे। जी। और टाइटल रोल सबसे ज़्यादा राय साहब ने किया हिस्ट्री में, जी, ये बरसगीर की बात हो रही है। मोस्टली फिल्मों में घोड़सवारी, हाँ। ये बड़ा मजबूत काम है, ये आसान काम नहीं है कि आप एक्टिंग तो वहाँ करें, लेकिन घोड़सवारी कोई नॉर्मल काम नहीं कि मुसलसल आप कई साल घोड़े पर सवार रहे हैं और आपकी कमर जो है उसके लिए इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। एक टाइम के बाद हाँ जी इंसान थक जाता है। ये बताइए ये क्या है कि राय साहब इतना ज़्यादा घोड़सवारी की है फिल्मों में, इसको कैसे मैनेज किया 63 तक की एज में उन्होंने? देखिए पहली बात तो ये कि उनका वो जो पैशन था ना उनके अंदर, वो लास्ट डे तक उनमें रहा, कभी कम नहीं उन्होंने होने दिया। ऑब्वियसली एज के साथ बंदा थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन उन्होंने कभी इसको कम नहीं होने दिया। और उनको शौक था हॉर्स राइडिंग का भी, मैं कहना कि एथलेटिक थे, उनको अच्छा लगता था। बशीरा फिल्म पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी है? देखिए उसमें एंड पे गाना है, उसमें वो जो गैलप में आ रहे हैं, बहन बुला रही है, गाने वो शॉर्ट चल रहे हैं, हाँ, करना दे जाएं वीर पे। उसमें 2 दफ़ा उस शॉर्ट्स के दौरान वो घोड़े पे से गिरे हैं फुल गैलप में से, और उनके कमर पूरी कांटों से भर गई थी, उनके साथ ही ड्राई नहर थी। उन्होंने उनको जब निकाला, उन्होंने कहा जी कि शूटिंग कल करेंगे, कहा जी नहीं, चादर मैंने ली हुई है, वैसे भी खून लगा तो मेरे पे हुआ है, छोड़ दो, इसको ख़त्म करते हैं। फिर घोड़े के ऊपर बैठे, फिर फुल गले भगाया उसको, और वो पूरा शूटिंग उन्होंने मुकम्मल करवाया। और इंजरी हुई होगी? हाँ जी, पूरा कमर उनकी सारी। लेकिन क्या था कि उन्होंने वो मुकम्मल करवाया उसको, उनको पैशन बहुत था। तो कहीं से ट्रेनिंग भी ली उन्होंने घोड़सवारी की? आई गेस ही लर्न व्हेन ही एंटर्ड द इंडस्ट्री। ऑब्वियसली बात है, वो पिंडी से तो सीख के नहीं आए थे, पिंडी एथलेटिक जरूर थे, लेकिन ये नहीं था कि हॉर्स राइडिंग के भी सीखे। यहाँ पर इंडस्ट्री में कैसे मैंने इंडस्ट्री में राइडिंग मैंने भी सीखी, मुझे पहले आती नहीं थी, लेकिन जब मैंने ज्वाइन की तो आई टू लर्न डांस कैसे करना है, फाइट कैसे करनी है, हॉर्स राइडिंग कैसे करनी है। और अब्बू जी के साथ एक लेबल अटैच हो जाए तो फिर और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। अच्छा राय साहब, फाइटर से उन्होंने स्टार्ट किया, जी, तो एज फाइटर भी आपको अपनी डाइट पे, अपनी ट्रेनिंग पे जोर देना पड़ता है? अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अब आप कहते हैं इनको हम जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं, इनकी वजह डाइट बहुत वीक होती है ऑन सेट भी अगर देखा जाए तो ये अपने आप को खुद से फिट रखने की जो उनके अंदर कैपेबिलिटी थी, वो ये था कि वो खुद से ढूंढते थे चीज़ें कि अपने को मैं कैसे एक्टिव फिट रख सकता हूँ। एक टाइम वो जब आया कि माशाल्लाह फुल अरूज पे आ गए, घर हमारा जहाँ पे हम अब हैं यहाँ पे, तो अब्बू जी के साथ ये था कि खाना पीना उनका बहुत कम होता था, लेकिन जब खाते थे तो माशाल्लाह हेल्दी खाते थे, अच्छा खाते थे, मुरब्बे खाना, ये चीज़ें। एक दो मुझे भी बाइट दी, मैं कहा जी क्या है कहते हैं बेटा ये चीज़ें आपको नहीं पता, देसी खुराक बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके बॉडी को फिट रखने के लिए। तो माशाल्लाह देसी खुराक वो बहुत शौक से खाते थे। अच्छा, देसी खुराक में क्या उनका फेवरेट था? आप कुछ भी ले लें, योगर्ट भी था उसमें, आपके देसी चिकन भी था, सूप्स भी होते थे उसमें, यखनी वगैरह से होती है। बाकायदा डाइट प्लान कोई बनाया हुआ था राय साहब? नहीं, उनको बस ये था कि यार मैंने अगर अभी सुबह नाश्ता अच्छा करते थे, लेकिन पूरा दिन उन्होंने इसके बाद कुछ नहीं खाना। अच्छा, पूरा दिन फिर बगैर खाए? क्योंकि वो हमारे एक डायरेक्टर थे, अल्लाह नसीब करे, इकबाल कश्मीरी साहब जी, हमारे बड़े फेमस डायरेक्टर गुजरे, उन्होंने उनको एक बस कह लें और कोई नशा तो उनका था नहीं, पान पे उनको लगा दिया था। हाँ, ये राय साहब के साथ पान जुड़ा हुआ है। तो वो उनकी बदौलत स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम उन्होंने उनको तम्बाकू का पान खिला दिया और उस दिन के बाद से फिर उनके साथ जुड़ गया वो। तो होता क्या था कि सेट पे 15 पान प्रोड्यूसर ने पहले मंगा के रखे होते थे कि राय साहब ने आना है, चलो जी। अब इतना टाइम होता था कि एक सेट से दूसरे सेट पे जाएंगे तो खाने के बीच ब्रेक मिल जाए नहीं। यहाँ पे जैसे शूटिंग पैकअप हुई है, सारों खाने के लिए बैठे हैं, उन्होंने अगले सेट पे चले जाना है, वहाँ पे काम खत्म करना है, अगले पे चले जाना है। 8 शूटिंग अगर आप करेंगे, 2-2 घंटे हर जगह देने उन्होंने, तो कहाँ पे टाइम मिलेगा खाना खाने के लिए आपको? और वो पान बस पूरे दिन में चाय या पान लेते रहना। तो ये उनकी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं किया? बिल्कुल मेरे हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अल्लाह आलम नहीं हुआ मतलब कोई इनके कुछ भी पे ही वाज माशाल्लाह परफेक्टली हेल्दी फिट। मतलब है कि जितनी माशाल्लाह एज थी, वो 63 when he died, तो उस टाइम में अगर देखा है तो इंसान के अंदर वैसे भी कोई ना कोई बीमारी इंसान को शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंटरनल। हाँ जी बिल्कुल, नथिंग। कभी राय साहब ने टेस्ट करवाए हो अपने, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट? एवरी ईयर करते थे वो, once a year वो कराते थे to see कि what's going on in the body। लेकिन ये था कि जीरो, everything was his heart, lungs, everything was माशाल्लाह। और लंग्स का खान माशाल्लाह, वोकल वैसे उनका मशहूर था कि इतना लाउड बोलना। तो ये ज़रूर था कि अपना उनके कान का ये जो ना लेफ्ट था कि राइट था, थिंक वो उसका पर्दा ख़त्म हो गया हुआ था लाउड बोल के। अच्छा, ये अपने कान का पर्दा? हाँ जी, चला गया था उसकी वजह से इतना लाउड बोल के तो उनको कम सुनाई देता था एक कान से। तो वोकल कॉर्ड्स को फिर कैसे मैनेज किया उन्होंने जब इतना लाउड? रियाज करते थे वो, उनको रियाज करने का शौक था। अब ये लोगों को नहीं पता। हाँ जी, तो वो घर पे जब भी कभी उनको टाइम, कभी शूटिंग कैसे भी होती थी तो वो घर पे उनको टाइम मिल जाता था थोड़ा सांस लेने के लिए, तो उस पर फिर ये था कि वो रियाज करते थे पूरे। उन्होंने लाउड आखिर तक लेके जाना उसको। उनके दोस्त थे, वो बहुत अच्छे वाले म्यूजिक डायरेक्टर थे,
तो उनके साथ उन्होंने बैठ जाना, घर बुलाना, बेटा आजा करते आजा, क्या करना है, चलो जी। तो वो कर रहे हैं, साथ अबू जिसका रियाज करें ताकि उनको सांस स्टेमिना और बेहतर अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो एक्टर्स हैं जी, उनको भी रियाज की ज़रूरत है जी, बिल्कुल, ब्रीथ के लिए और वोकल कॉर्ड्स के लिए। अगर आपने अपने उसको करना है, स्टेमिना को बिल्डअप करना है और आपको इतना लाउड बोलना है और आपको पूरा एक सीन बोलना है वन गो में, तो उसके लिए आप थक जाएंगे या आपका सांस ब्रेक हो जाएगा, आपको कॉफिंग शुरू हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि आप फरमा रहे हैं कि राई साहब को पूरी ज़िंदगी हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, जिस तरह की सेज में बीमारियां आ जाती हैं, कुछ भी, और हालांकि इतने पान उन्होंने मेरे ख्याल से खा ली ज़िंदगी में, मेरे ख्याल से कि कोई बंदा कोई लाइफ ही नहीं खाता, लेकिन वो क्या था उसके बावजूद भी। अच्छा इधर एक चीज़ है कि हमारी इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मोस्टली बीमारियां एक्टर्स को लगती हैं, और एक चीज़ बड़ी अवामी सतह पर उसको उठाया जाता है, ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अपने गेस्ट से किया था, अल्कोहल का जो इस्तेमाल है, जी जी जी, ये भी सेहत को इफेक्ट करता है, और राई साहब मेरे ख्याल इससे भी जी बहुत दूर थे, बहुत बहुत दूर थे, कभी ज़िंदगी में नहीं अल्कोहल यूज़ नहीं किया, कभी ज़िंदगी में नहीं, नेवर स्मोक्ड इन हिज लाइफ, नेवर हैड अल्कोहल इन हिज लाइफ, सिर्फ और सिर्फ ये भी जो मैंने बताया ना, पान का जो तोहफा था वो उन्होंने दिया। तो आप लोग कहते रहते थे कि हाँ जी, कहते अबू जी कम कर दे करें, मतलब क्योंकि जब आता था रमज़ान का महीना तो उसमें वो रोज़े रखते थे अपने, अब वो पान का आपको पता है वो बन जाता है उसका, अपने डेली खाने 15-15 20 पान आप खा रहे हैं, तो वो फिर होता था, लेकिन रोज़ा छोड़ा नहीं, जैसे इफ्तारी उन्हें साथ ही पान खाना नहीं, चलो जी फिर काम शुरू। अब देखें पान, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनकी ज़िंदगी के बारे में कि अगर पान के इंग्रेडिएंट्स देखें तो उसमें हेल्दी तो कुछ नहीं होता, एनर्जी भी नहीं होती, लेकिन बस वैसे चाय का या कैफीन का आपको नशा क्या आपका बन जाता है ना, वैसे पान का भी आती है कि नशा बन जाता है, आपको खाना है तम्बाकू वाला, मतलब वो जो फिजिक उन्होंने मेंटेन रखी हुई थी, अगर वो मेरे हिसाब से वो जो सुबह का जो नाश्ता करके घर से निकलते थे, वो नाश्ता क्या था ये तो बताए ना। एवरी टाइम इज डिफरेंट, कभी शक्कर ले रहे हैं, कभी साथ मक्खन ले रहे हैं, कभी घी ले रहे हैं, पराठा कभी ले रहे हैं, कभी कुछ पराठा या पराठे। अब माशाल्लाह ऐसी उनकी माशाल्लाह हेल्थ थी, उसके मुताबिक एक दो तो उन्होंने लाजमी खाने होते थे पराठे, और साथ एग्स लेने हैं, मतलब मॉर्निंग में उनकी देसी डाइट बहुत होती थी, इसमें दही लाजमी होता था उसके अंदर, और प्योर मिल्क होना बहुत जरूरी होता था उसमें, चाय बहुत अच्छी पीते थे शौक से, तो ये पूरा उन्होंने करके फिर उन्होंने शूटिंग के लिए निकला। तो आपकी वालदा जो हैं जी, उनके लिए खाने एहतमाम से बनाती थी? जी जी, बहुत कम मौका मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो जब भी कभी होता था तो उन्हें पता था कि वो पसंद क्या है, तो अबू जी फूडी थे, उनको पसंद था खाना पीना, तो उनके लिए उसके मुताबिक वो पहले से बन के पड़ा होता था घर पे, जो होता था कि शूटिंग से उन्होंने आना है तो ये वो शौक से खाएंगे। ठीक है। अच्छा अदर भाई, इसमें एक और बात है कि नींद बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, आप भी माशाल्लाह जिम और एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं जी, तो नींद जब तक आप पूरी नहीं करते तो आप कुछ भी खा लें आपकी सेहत ठीक नहीं रहती। अब उनकी सेहत से जुड़ा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है जी, जो मुझे पता है, आप तस्दीक करेंगे कि 20 से 22 घंटे जागते थे, वाकई ऐसा था? जी बिल्कुल ऐसे। ये बताइए कैसे मुमकिन हुआ? अबू जी ने किसी एक्टर ने पाकिस्तान में या दुनिया में नहीं कभी किया होगा कि उन्होंने टैडी शिफ्ट एक ईजाद कर दी थी, ये अबू जी की ईजाद थी। टैडी शिफ्ट का मतलब क्या कि सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक वो लोग काम कर लें जिनकी फिल्में लगने वाली हैं। अच्छा, जो पैच वर्क रहता है, छोटे छोटे पोर्शन रहते हैं, गाने के पोर्शन रह गए, आप लोग वो कर लें, ताकि अब मेरे पास दिन में इतने घंटे तो है नहीं कि मैं आपको बीच में एडजस्ट कर सकूं, तो अब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाया करो। अब उसकी वजह से क्या होता था कि अबू जी ने घर पे आना, ये एवरी सिंगल डे की उनकी रूटीन थी कि उन्होंने घर पे जब आना है, 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, फजर के टाइम पे आ रहे हैं या फजर से पहले आ रहे हैं, उन्होंने तहज्जुद पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद उन्होंने लेटना है, और ठीक 1 से 2 घंटे के बाद वो बंदे ने, उनके सेक्रेटरी ने आ जाना, जो पहले का के सोया हुआ है घर पे, ठीक है, उससे आके अबू जी को उठाना है, थोड़ा दबाना है कि राय साहब उठ जाए, निकलना है हम लोगों ने। देखिए 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे नींद है बस। और ये रूटीन कितने साल है? मैं कहता मैं बड़ा होते मैंने यही देखा कि मैंने यही देखा कि अबू जी ने कभी कोई नींद अपनी कभी फुल पूरी की हो। हाँ, जब कभी अमेरिका आते थे हमारे पास, देन इज टू टेक हिज टाइम, ऑब्वियसली बातें थके होते थे तो उनको रिलैक्स करना था, लेकिन मैं उनको कहता था वो हमारे दौर के सुपरमैन थे, वो मैन ऑफ स्टील। अच्छा, कि इतना काम मैं अपनी लाइफ में मैंने शायद 2 शूटिंगें की होंगी एक दिन के अंदर, मैंने कोई बहुत जोर लगा दिया जी, मैंने 2 शूटिंगें की होंगी, आई वॉज डन, मेंटली तौर पे मैं डन हो गया था। एग्जॉस्ट हो जाता है यार क्या है यार, मतलब लाइटिंग, कैमरा, हर चीज़ आपको पता है, इट टेक्स टाइम। सुबह 9 बजे का मैं निकला हूँ तो रात के 9 बज गए, मैं कहा जी मैं तो अस्सलाम वालेकुम जा रहे हैं मेरी बस, लेकिन उनकी माशाल्लाह 8-8, 6-6, 8-8, 10 शूटिंग दिन में करनी, और 2-2 घंटे उन्होंने सेट पे देने। तो कभी ऐसा है ना कि हमारी 1 घंटा नींद पूरी ना हो तो ਅਸੀਂ पूरे कार चक्कर दिन इन्हों डांट रहे हैं, दे तो नहीं, कुछ भी नहीं। और मज़े की बात ये भी होती है कि अक्सर किसी को उठाओ ना तो बंदा उठ के कहता है अच्छा यार मैं उठ रहा हूँ यार, उठ जाता हूँ क्या, नहीं, उससे जब दोबारा शुरू करें तो आँखों से अल्लाह अकबर, पहला अल्लाह से गुम हुई था, आँखें होता था अल्लाह अकबर, जी बेटा कि अब रिया राय साहब उठ जाए जी, तैयारी अगर, अच्छा अल्लाह खैर, उसी वक्त उन्होंने उठ के बैठ जाना है। और अच्छा, फिर ये जो जब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए तो फिर वॉक की रूटीन और क्या उनका तो एवरीडे कार्डियो वर्कआउट इतना हो जाता था मेरे हिसाब से, सेट के ऊपर, ये सेट के, अच्छा ये आप ये देखें कि चलते भी चलते अपने कपड़े चेंज कर देते थे।
हाँ, ये भी एक सेट से निकले हैं। हाँ। और किसी सेट पर उन्होंने और विग पहनी हुई है, और मूछें लगाई हुई, और कपड़े पहने हुए हैं। तो इतना टाइम नहीं है कि हम पे खड़े होकर चेंज कर लें, तो चलते चलते चेंज करते थे कपड़ों पे कपड़े भी कहते हैं पहने होते हैं। राइट। उन्होंने उतार के उसको पकड़ा दिया मास्टर को, हाँ भाई उसकी फिल्म का वो ले जा भाई, अगले वाले हाँ तो आप उतरा जा, चलो लगाओ जी, पहनाओ जी, हाँ जी, करते करते उन्होंने चेंज करना और सेट पे चले गए। आधे साधे कहते हैं हाँ भाई आ गया, अल्लाह खैर, शुक्र चलो जी, अच्छे 2 घंटे में 8 घंटे का काम उन्होंने कर देना। राय साहब कहते थे कि अगर किसी ने अल्लाह दी रहमत देखनी है ना तो सुल्तान राय नु देख लो। अल्लाह कि हमारे यहाँ जो हीरो का पेडिस्टल सेट था राय साहब से पहले, कि वो गबरू खूबरू जवान होना चाहिए, आंखें ऐसी होनी चाहिए, रंगत ऐसी होनी चाहिए, जैसे भाई मुराद साहब भाई और लोग थे। हाँ, ये बताइएगा कि इसको क्या कहेंगे। और देखिए पाकिस्तान के हमारे जो खासतौर पंजाब का जो ये है ना खित्ता हमारा, ये बड़ा गर्म है और ये मांगता है कहते हैं पाई टाइप दा बंदा। हाँ। जवान के खड़ा लगे कि 10 बंदों को धक्का मारेगा तो गिर जाएंगे। तो वो जो एक फिजिकली एक जो कॉन्सेप्ट था ना उनका, जो बशीरा में उन्होंने जो बशीरा की, तो ऐसा फिट बैठ गया उसके बीच में कि लोगों ने फिर उसमें से उनको निकल ही नहीं दिया कि हमें यही चाहिए आप में। उन्होंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, कहते हैं मेरी ख्वाहिश है मुझे कोई सूट पहनाओ, मुझे कोई फेल्ट बड़े शौक से पहनते थे, हैट सूट्स वगैरह, कि यार मुझे कोई ऐसे रोल मुझसे कराओ, मैं कर सकता हूँ। जैसे अन्नदाता में उन्होंने किया। ये 2 जगह उनको हसन असगरी साहब राजनसीब में बेचारे फौत हो गए। वो अबू जी को बहुत पसंद है डायरेक्टर, क्योंकि वो कहते थे कि यार मेरे साथ ये बंदा जब कभी काम करता है ना तो मुझे हमेशा डिफरेंट रोल में लेके आता है। तो वो ही इज लाइक वर्किंग विद। बल्कि खुद भी एक फिल्म प्रोड्यूस की, तकदीर कहानी। अबू जी ने 2 फिल्में अपनी लाइफ में प्रोड्यूस की थी। एक तकदीर कहानी ले आई क्योंकि ये ब्रेक करने के लिए इमेज कि यार मैं ये खुद अपनी मर्जी से काम करना, लेकिन वो फ्लॉप होगी कि लोगों ने कहा नहीं भाईजान हमें आप इसी में चाहिए। फिर काफ़ी टाइम के बाद 90s में उन्होंने प्रोड्यूस की थी ज़पाटा फिल्म प्रोड्यूस की थी उन्होंने, और ये की भी यही जो आप नाम लिया था एहसन कारी और लोग, इन सब फाइटर्स के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई थी कि इसमें जो पैसा आएगा किसी एक्टर से पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा सब के सब जो भी आएगा ये आप लोगों के लिए, अपने अपने घर वालों को जो भी आपने बनाना करो, आई एम प्रोड्यूसिंग इट फॉर यू। लेकिन उससे भी इतना लॉस हुआ उनको, नुकसान हुआ फिल्म का, क्योंकि अबू जी का अगेन वो जो गेटअप था वो फेल्ट में वो लोग उसी में उनको वो कह रहे थे कि नहीं हमें हम उसी में चाहिए, वही लाचा कुर्ता या शलवार में हमें चाहिए। अच्छा एक और चीज़ भी उनके बारे में बताइएगा कि उनकी जो वो साइड जो अल्लाह और उनके बीच है, जिनके साथ उन्होंने अच्छाइयाँ की उनके बीच है, लेकिन एक मोटिवेशन के लिए जिक्र ज़रूरी है। जब घर से निकलते थे तो कहा तो जाता है कि 8 फिल्मों की शूट करते थे, 4 फिल्में वो अपने लिए नहीं करते थे, उसका मुआवजा। ये भी सुना गया है कि वो अपनी गाड़ी में निकल जाते थे और स्वेटर्स, जैकेट्स, कंबल्स जो रोड पे जा रहा है सड़क पे, और पॉकेट्स में पैसे हैं, इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि किसी लावारिस बच्ची की शादी है और उसके जहेज़ का सामान नहीं है तो उसको फ़ोन कर दिया और ट्रक पहुंच जाता था। कोई इस तरह का वाक़या आप जी अबू जी की आप ये समझ लें कि मुझे अपनी पूरी लाइफ में, मेरी माशाल्लाह जितने तक वो हयात रहे, मैंने कभी नहीं देखा कि गाड़ी उनके दरवाजे से हमको हमेशा उनको सी ऑफ करते थे। गाड़ी दरवाजे से बाहर गई और बाहर कम से कम 8-10 लोगों का वेट ना करें गेट पे, और उन्होंने ये नहीं करना कि अच्छा बेटा मैं तुम्हें आगे मिलाऊंगा, सबसे उन्हें मिलकर जाना है, किसको क्या पकड़ाया क्या किया हमें नहीं पता, और उन्हें चले जाना है। कहीं भी मस्जिद बन रही है, कोई काम हो रहा है, उन्होंने वहाँ पे गाड़ी की ब्रेक मार देनी है, पता करके अंदर कौन इमाम साहब हैं, हाँ जी बेटा एलो जी मेरे थोड़ा आ गया। मतलब है कि ला तादाद मस्जिदें, ला तादाद ऐसे लोगों के जो महीने बांधे हुए थे बच्चियों के शादियों के लिए भी अरेंजमेंट्स करने, हमें नहीं मालूम था उसके बारे में कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर पूरा सर्कल बनाया हुआ है। मतलब है कि मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि हमारे बहुत बड़े, एक मैं नाम फिर ही लूँगा, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनका उन्होंने मंथली बांधा हुआ था और आप लोगों को नहीं पता। फिल्म में भी किसी को नहीं पता। आप कह रहे हैं ना कि 4 फिल्में उन्होंने ऐसे नहीं, हर फिल्म में अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल एक अमाउंट डन कर दी हुई है तो उसमें से उन्होंने एक सीन बना लिया है कि इतने आधे से ज़्यादा मैंने अल्लाह की राह में दे देने, बांट देने, और किस किस को देने हमें नहीं पता। वाह। तो यही उनकी आई थिंक फ्रॉम एवर सिंस ही स्टार्ट वर्किंग, जिस दिन उनका जनाजा हुआ है हाँ जी, तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि ऐसी ख़वातीन, बेवा ख़वातीन, बच्चियाँ, बच्चे आ गए। ये उस दिन तो हमें भी पता चला है। उस दिन हमारे सामने बात ओपन हुई है कि जब मैं बाहर लोगों से मिलने के लिए गया हूँ तो बाहर एक सैलाब था लोगों का, और जो लोग मुझे गले लगा के रो रहे थे कि आपके वालिद नहीं हमारे वाले चले गए, अब हमारे घर का कौन देखेगा। ये राशन भी लोगों घरों में जा रहे थे, ये लोगों को पता नहीं। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। और बहुत सारी, मैं ये हमारी अपनी क्या कहते हैं, एक टाइम हम लोग शूटिंग के लिए गए थे शोगरान, वहाँ पर मस्जिद बंद पड़ी हुई थी बहुत महीनों से, छोटी सी ऐसी बनी हुई थी, इतना कमरा ये उतने से। तो अबू जी ने पूछा कि क्या, तो उनका जी मस्जिद देखी सी बंद भी है, ओके जी शूटिंग पैकअप हुई है, सबको बुला लिया, आ जाओ जी। खुलवाया उसको, सारा साफ़ करवाया, उसको एक्टिव कराया। जितने देर वहाँ पे हम लोग रहे शूटिंग के लिए, एवरी डे वहाँ पे उन्होंने जाकर खुद से जमात से नमाज़ पढ़वानी वहाँ पे। और वो आज आप जाके देखें यहाँ पे मस्जिद शोगरान में, वो इतनी माशाल्लाह बड़ी डेवलप होकर बन चुकी हुई है
राय साहब ने बनाया और तमाम स्टूडियोज़ में उन्होंने ऑलरेडी मस्जिद जी, तो घर में भी एक मस्जिद थी। हाँ जी, घर में भी अभी भी है। अच्छा, हाँ जी, खुद अजान देते थे वो? हाँ जी, वहाँ पे जब भी कभी शूटिंग से उन्होंने आना आते साथ ही उन्होंने कहना कि जी आज जी चलो के अंदर वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये खाली ये नहीं था कि खाली लोगों को बताने के लिए दिखा, वो एक नेचुरली था कि वो छुप के करते थे सारे काम। ठीक है। अच्छा हैदर, ये बताइएगा दादा दादी से आपकी मुलाकात रही है? आई वॉज वेरी लाइक यंग व्हेन दे डाइड। मैं बहुत छोटा था जब उनकी दोनों की डेथ हो गई थी। हल्के हल्के उनके चेहरे मुझे याद पड़ते हैं, लेकिन यस आई सॉ देम व्हेन आई वाज अ किड, इसी घर में जहाँ पे अभी हैं। तो एक चीज़ राय साहब की हम जो तरबियत में देखते हैं, जो सोशल वर्क है, जो नरमी है, हलीमी है, आजजी है, तो या ये उनकी तरबियत में आपके दादा दादी की तरबियत थी या राय साहब ने खुद को डेवलप किया? आई एम श्योर उनकी तरफ से भी काफ़ी सारा होगा, लेकिन आई थिंक विद टाइम मुझे मेरी अम्मी बताती हैं कि उनको मेरी दादी ने बताया था, कहते हैं जब वेरी फर्स्ट डे इनको कोई शॉर्ट बोलने का मिला तो उस दिन इन्होंने बहुत कुछ पहले जोड़ के उन्होंने एक नई शर्ट बाई की अपने लिए। अच्छा। अब वो कब्रिस्तान में से गुजर के ना जाते थे पैदल, तो वहाँ पे जब गए तो एक बंदा बैठा हुआ है, उसने खाली नीचे उसने बस वो पहनी हुई और ऊपर शर्ट से ऐसे बैठ के काम पर है। तो उसको देखा देखो रुक गया, तो वो कहते हैं की गल है, कहते हैं यार है पुत्र गल है। तो कहते हैं उन्होंने ऊपर से उतारी, नीचे उन्होंने बयान पहनी, तो पता शर्ट उतारी उसको पहना। ये उस दौर की बात है जब भाई साहब के पास कुछ भी नहीं था और वही शर्ट उन्होंने पैसे जमा करके उसको पहना के तो वापस घर आ गए। तो जब घर पे आए तो दादी ने उनको बहुत बोली कि तुमने क्या किया, सुल्तान की इतना तुम्हारी, कहते माँ जी उन्होंने ठंड लग दी पी सी। तो आप ये समझ लें हम कि जो राय साहब को मिला है जी, वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत का सिला मिला है। वो स्टार बनने से पहले भी ऐसे थे और बाद में भी बाद में। हाँ जी, और बाद में फिर और ज़्यादा होता चला गया ना, बहुत ज़्यादा कनेक्शन डीप से डीप होता चला गया। मतलब है कि उन्होंने बच्चों में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उन्होंने ये चीज़ें समझाई, बताई, हमें सिखाई थोड़ा दीन के हवाले से क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको आखिरत का ज़्यादा था ना कि दुनिया का। वो भी थे ज़मीन पे बैठ के खाना है। हाँ जी बिल्कुल, आज और ये ज़मीन पे ही सोते थे। हाँ, ज़्यादा उनको अच्छा लगता था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो आपने बात की नींद वाली, जो आपने बात की, एक दिन जिक्र कर रहे थे, हमने कहा जी रेस्ट तो थोड़ा कर लें, कभी एक दिन ऑफ ले लें करें। कहते हैं बेटा अगर मैं एक दिन अगर मैं छुट्टी करूँगा ना, अगर ऑफ लेता हूँ तो कम से कम 1000 बंदे का चूल्हा तो नहीं चलेगा। 1000 बंदा उनके साथ जुड़ा हुआ था? हाँ जी, उसका चूल्हा नहीं जलेगा उस दिन, क्योंकि उनको कन्विंस नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे उस दिन के। लाइट मैन हो गए और जो एक्स्ट्राज हैं सारे, जो भी लोग हैं साथ अटैच्ड हैं, तो कहते हैं कि बेटा मैं नहीं जाऊँगा तो ये होगा, तो मैं कैसे उनके लिए मैं रुक जाऊँ घर पर। तो उनका यहाँ तक कि उनको चोटें बहुत लगी शूटिंग के दौरान। उनका बहुत एक दफ़ा ऐसा था कि घुटना निकल गया था फाइट के दौरान, उन्होंने जंप ऊपर से की तो घुटना निकल गया। उनकी ये उंगली बड़ी फेमस थी कि कट गई हुई थी ऑन सेट, लेकिन उन्होंने उस शूटिंग को पैकअप करने की बजाय लेट कर दिया डॉक्टर के पास जाने के लिए। जब तक पहुंचे थे तो फिंगर वाज ऑलरेडी डेड। उन्होंने स्टिच तो वापस कर दी, लेकिन वो पूरी बैंड नहीं होती थी। लेकिन वो अल्लाह ताला की रहमत देखें कि वो स्टाइल बन गया उनका। वही स्टाइल बन गया। और ये नाक के बारे में भी हाँ जी, ये हॉर्स राइडिंग के दौरान, शूटिंग के दौरान हुआ था। हाँ। तो वो घोड़ा जो था वो बहुत ज़्यादा मुज़ोर था, तो वो जाके ना एक दरख्त के अंदर लगा। अच्छा। अबू जी का बहुत कोशिश की रुकने की, लेकिन वो रुका नहीं। तो इवन इन हिज फेस, तो उनका पूरा ये चीज़ ना उनकी स्वेल हो गई थी, तो ये टूट गया था यहाँ से। तो 2 सर्जरीज उनकी हुई थी उसको ठीक करने के, लेकिन फिर भी वो उसका बेंड नहीं ठीक कर सकते। तो ये कैसे यूनिवर्स ने पूरा डिज़ाइन किया उन्हें राई बनने के लिए, यही कह सकते हैं ना कि एक जगह हाँ जी बिल्कुल स्टाइल बन गया, एक जगह नाक भी उनके चेहरे के साथ ऐसे ही है, तो पूरा डिज़ाइन किया यूनिवर्स ने, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जगह पे वो थे। अब ये देखें ना कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ऐसा कर दिया कि उनका बज़ाहिर कुछ ऐसे नहीं, लोगों को बस ये लगता था कि यार ये हम है, ये राय साहब नहीं स्क्रीन के ऊपर काम कर रही, हम कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा वो गैरत की बात करते थे, उस बंदे को हाथ डालते थे जिसको आम गरीब आदमी नहीं हाथ डाल सकता। जैसे हम 70s में देखते हैं ना, हाँ जी, भुट्टो साहब का दौर चल रहा था। बिल्कुल तो मुस्तफा कुरैशी साहब में लोग किसी और को देखते थे, राई साहब को वो जरा देखते थे कि बागी और समाज से लड़ने वाला। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब है कि वो पब्लिक की आवाज़ बन के सामने आते थे, तो लोगों को इसलिए वो लोग कनेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा हैदर, ये कोई सवाल ऐसा नहीं, नेचुरल है, ऐसा ही लगता है जब इतना बड़ा आदमी जैसे उस दौर में सिर्फ पूरा आप नहीं रोए होंगे उस दिन, पूरा पाकिस्तान रोया होगा और पूरा दुनिया रोई होगी, आपको फ़ोन कॉल आई? बस वो एक्चुअली पहली बात तो हमें ये बात यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये होता है कि बंदे को कहते हैं कि प्रैंक है, प्रैंक कॉल है, ये ऐसा हो सकता है। उससे मोबाइल अभी आए नहीं थे, भाई PTCL नंबर पे हमें कॉल आई थी। तो आवाज़ में रूम, तो मेरे जो मामू थे उन्होंने मुझे आवाज़ दी, बेटा कि नीचे जल्दी आओ। मैं कहा जी क्या हुआ, खैर है? तो नीचे आओ, बताना आपको। मैं कहा अल्लाह खैर करे। मैं भागता जब नीचे, तो ही वाज ऑलरेडी क्राइंग। मैं कहा क्या हुआ, क्यों? कहते हैं ऐसे फ़ोन आया है तो ये बात हुई है। मैं भी थोड़ी परेशान। मैं कहा मामू पहले भी ये मुझे के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ चुकी हैं, एक्सीडेंट में ये हो गया वो हो गया, तो ऐसी अफवाह होगी, रियलिटी कोई नहीं इसमें। कहते नहीं, सेकंड टाइम दोबारा हाजी एहसन की कॉल मुझे अब आई है, 2 कॉल्स आई हैं। तो उसने मुझे जब ये बात की, तो जब उन्होंने ये कहा ना कि हाजी एहसन ने कहा है, तो तब थोड़ा सा मेरे दिल में था वो एकदम से हुआ कि मैंने कहा फिर कुछ पॉसिबल है कि जो गड़बड़, बड़ा मुश्किल होगा उस वक्त। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुजरांवाला बहुत दूर हो गया। हाँ जी हाँ जी, आ ही नहीं रहा था। हम लोग कई घंटे के फासले पे चला। हम लोगों ने सबको, जितने हमारे बड़े थे उन सबको, रात को 1:30 बजे का टाइम था, सबको कॉलिंग शॉलिंग की हम लोगों ने कि जी ये बात हुई है। तो फिर जो आसपास थे वो सब लोग इकट्ठे हो गए, उनकी गाड़ियों में निकले वहाँ से।
तो when we got there तो फिर he was in hospital that time? हाँ जी ऑलरेडी हॉस्पिटल में उनकी बॉडी शिफ्ट कर दी हुई थी। उनको इस तरह देखा पहली दफा? हाँ जी, तो ऑब्वियसली बात है तो you were the first one? मैं और मेरा भाई, हम दो लोग पाकिस्तान में थे, बाकी सब अमेरिका में थे। तो जब उनको फर्स्ट टाइम में देखा तो पहले बात तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अबू जी हैं। तो तभी मैं ये पैरागी आ रहा था, मैंने कहा वेयर इज़ एहसन, उसको बुलाओ। और मैं पूरा ब्लास्ट हो गया था, मतलब है कि मैं लोगों के काबू में ही नहीं आ रहा था, मेरे सेंसेस ख़त्म हो गए थे। तो मुझे पुलिस वाले लोग सब पकड़ रहे हैं कि छड़ दो जी, नहीं मैं क्यों, कैसे हो सकता है, मैं कि ये अबू जी है ही नहीं, मैं देने नहीं मान रहा था। शॉक में चले गए? मैं क्या नहीं, ये अबू जी नहीं है। मेरा भाई कह रहा है तारिक, हैदर क्या हो गया तुझे, कर रहे यार कि करते हैं देखते हैं क्या हो। मैं कहा नहीं, मुझे ज़हन नहीं मान रहा मेरे अबू जी हैं। ख्याल करते करते फाइनली फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे बिठाया, पानी शानी पिलाया, आई वाज क्राइंग ऑफ कोर्स, ये भी जो भी था। तो फिर ये हुआ कि मैं वेंट बैक होम, उनको बोला कि बॉडी उनसी इनकी, इसको उन्होंने कहा जी घर ले, हाँ घर पे वहाँ पे शिफ्ट कर दें, वहाँ पे अपना, क्योंकि हमारी फैमिली सारी बाहर है, उन्होंने हमको थोड़ा टाइम लगना था। तो वी गॉट हिज बॉडी बैक टू लाहौर, यहाँ पर मी हॉस्पिटल में, वहाँ पे फिर काफ़ी टाइम, ऑलमोस्ट 5 डेज़ वहाँ पे रही। और 5 डेज़ पूरे पाकिस्तान से लोग जी आते रहे। ये इंटरेस्टिंग बात है, ज़रा बताइएगा कि जो 5 डे रिसेप्शन मिला है उन्हें, जी कौम ने जिस तरह रुखसत किया राय साहब। अल्लाह अकबर। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि लाखों की तादाद में लोग थे वहाँ पे। ऐसे हो गए थे कि मेले का सामान ही होता, बाहर लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगा लिए, इतने वहाँ पे लोग रुक गए थे घर के बाहर रख के। एक नई एक दुनिया आबाद हो गई थी बाहर 5 दिनों में। और मैं एवरीडे बाहर निकल के लोगों से ये दरख्वास्त करता था कि आप लोग कहते हैं जी नहीं, हम लोग उनको देखे बगैर नहीं जाएंगे। और इसमें वो लोग भी थे जो फिल्म के पर्दे पे जब राय साहब की डेथ होती थी तो वो ज़मीन पर हाथ मारते थे, उठ जवाना। तो ऐसे मंजर भी थे उस जनाजे में कि लोगों को, अच्छा फिल्म में वो इतनी दफ़ा जिंदा हुए थे कि पीपल वर थिंकिंग कि चले फिल्म आज हकीकत हो जाए और हम कहें कि राय साहब उठ जाए। अच्छा बात ये है कि मुझे ये बात नासदीस साहब ने मुझे बताई, क्योंकि मैं तो खैर उसको सेंसस में अपने नहीं था। कहते हैं मैं जब हम अबू जी का जब लेके जा रहे थे कब्रिस्तान की तरफ उनको, तो लोगों का उनके साथ ऐसी अटैचमेंट थी कि जैसे रेल में नहीं बेटा चला जाता, तो कहती है बूढ़ी सी माई खड़ी कहती है कि हुण साढ़े तियां दी इतना कौन बचाएगा। देखिए इतनी लोग अटैच हुए, इतनी अटैचमेंट कि ऐसे रेल को उनका बेटा चला गया कि अब हमारे घर का बड़ा चला गया, अब हमारी बेटियों को कोई छेड़ेगा कुछ करेगा तो कौन को बचाएगा हमसे। अच्छा इधर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है जो शोहरत का उरूज जिसे कहते हैं, कि दुनिया में बहुत सारे सुपरस्टार्स आए जिनको अल्लाह ने शोहरत मकबूलियत दी है, वो शायद आपसे मनसूबा वाक़या ज़रा आज सुना दीजिए। आप अमूमी तौर पे अपने वालिद साहब से ज़िद करते थे बहन भाई, अबू जी सानू टाइम नहीं देंगे, साना रोटी नहीं खाते। एक दफ़ा ऐसा हुआ आप गाड़ी में राई साहब के साथ किसी होटल पे चले गए और अब राई साहब ने कहा कि मैं जो अंदर गया तो रोटी नहीं तोड़े। हाँ जी, ये वो वाक़या बताइएगा। ये गुजरांवाला का वाक़या है। हम लोगों के ये देखें, जब भी कभी हम जनों इस्लामाबाद जाते थे घर, तो हम लोग हमेशा गुजरांवाला में रुक के कुछ खा के आते थे वहाँ से। तो अबू जी ने कहा कि बेटा अगर ऐसे होगा तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप लोग खाना खाओ, मैं गाड़ी में हूँ, मैं दूसरा पर ले लेता हूँ और मैं सीट पे पीछे लेट जाता हूँ, हम लोग आराम से खा पी के आ जाओ तो फिर निकल जाएंगे। उसका भी हाजी हसन साथ ही था कि गाड़ी चला लेगा ये, ठीक है जी। हम चले गए, सारा ऑर्डर किया, बैठ गए, खा रहे हैं पी रहे हैं कर रहे हैं। तो एक बंदा वो गाड़ी के पास से गुजरा, तो उसने खाली अबू जी के पाँव बाहर, पाँव देखे, सिर्फ पाँव देखे उसने शीशे में से, तो रुक गया ना वो। तो उसने ऐसे हल्का सा नॉक किया, ऑब्वियसली अबू जी ने नहीं हटाया कि किसी तो उसने देखा, उसको शोर डाल दिया जी। राही साहब है गाड़ी पैरों तो पहचान लिया। ये शोहरत का करें आप अल्लाह कि चेहरा तो सेलिब्रिटीज़ का नज़र आता है, हाथ पाँव से पहचान लिया उसने। उसने कहा जी ये राय साहब के पाँव का जी, थोड़ा शोर पड़ गया। हाँ। अब आप गाड़ी के आसपास उठो, हम बोले शाम के बाहर क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि ऐसे बाहर लोग इकट्ठे ना शुरू करें, तो आप जल्दी खाने में निकलें बस। इतनी देर में अबू जी फिर उठ के जब बैठ गए कि जब हूँ क्या करूँ मैं, मिलना पड़ेगा। जब उठ के बैठे फिर तो ना गाड़ी संभाली गई हमसे, ना लोग संभाले, हर चीज़ वहीं की वहीं पड़ी और हम लोग के पास गाड़ी में बैठे। अच्छा ऐसा वाक़या ना दुनिया में किसी सुपरस्टार के हवाले से नहीं हुआ कि चेहरे से तो लोग पहचान जाते हैं, आवाज़ से पहचान जाते हैं क्योंकि वो स्क्रीन पे आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, पाँव तो बहुत कम आते हैं। इसके पीछे क्या साइकी उस शख्स की होगी, और वो शख्स अगर आपको देख रहा है अभी, अगर जिंदा है तो आप ये देखें कि अबू जी का वाहिद आर्टिस्ट है मेरे ख्याल से दुनिया के, कि स्क्रीन पे भी खाली ना इतने बड़ा पर्दे पे एक अचानक से अबू जी के इंट्रोडक्शन के बारे में जिक्र हो रहा है, एक बस पाँव बस ऐसे जीप में से बाहर आया तो लोगों ने सीटियां और ताड़ियां मारना शुरू कर दी कि जी राय साहब आ गए। अभी शक्ल वो ऊपर कैमरा ऊपर नहीं डेवलप नहीं हुआ, तो उन्होंने पहचान लिया कि राय साहब की एंट्री है। वाह। और अबू जी की होते हुई एक सीक्वेंस दिया था कुरैशी साहब को, उस कुरैशी साहब ने सेम वही रोल में अबू जी की तरह ना बुलाने की कोशिश की गई, तो वो मार रहे हैं, मोड़ा मार रहे हैं दरवाज़ा तोड़ने के लिए, छड़ दे अबू जी की तरह करने के। तो जैसे बंदा बोला कहते इतने राय होता ना, तो एक मोड़े जोड़े तो हटा देना सी देखो टहना नहीं पिया, राय नहीं बुलाओ। तो लोगों का एक
मतलब मैंने लोगों को पैसे फेंकते हुए देखा स्क्रीन के ऊपर यार। अब आप देखें कि लाइव तो नहीं है सामने स्क्रीन हाँ, मगर वो पैसे, वो उनका एक जज्बा था, एक प्यार था अबूजी के लिए कि यार मतलब कि साड़ा शहजादा आ गया, साड़ा बब्बर शेर आ गया। क्या बात है, इतनी मोहब्बत। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात, जब हम सेहत की बात कर रहे हैं तो राही साहब की ज़िंदगी में एक दंगल भी है। देखें, हाँ जी, ये 70s में जो सैलाब आया था पूरे मुल्क में, हाँ जी, 73 की शायद बात है। हाँ जी, 73 की। तो देखिए उस ज़माने में हर तबका चाह रहा था हम सैलाब मुतासरीन की मदद करें। राइट। तो जो हमारी पहलवान बरादरी थी, तो उन्होंने सोचा कि हम मदद करें हाँ जी, लोगों की। तो भोलू पहलवान साहब, बहुत बड़ा नाम, जी जी, कह रहे राही साहब की फिल्म के सेट पर आए किसी दंगल के लिए मेहमान खुसूसी बनने की दावत देने के लिए। वो वाक़या अगर आपके इल्म में है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा कि फंड रेजिंग करनी है, तो आप आएंगे तो लोग आएंगे, तो चलने से बहाने टिकटें भी तो बिकेंगी, तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर अबू जी ने ये सजेस्ट किया था कि आप और जो किसी को करना है तो आप हमसे क्यों नहीं दंगल करवाते, उसको फिल्मी दंगल दे दें, नाम दे दें। और रंगीला साहब और राही साहब का, और शाह अबू जी की और रंगीला अंकल की बहुत अच्छी दोस्ती थी उस टाइम में ना। मतलब है कि वो भी थोड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप के बंदे थे, अबू जी को भी चीज़ें पसंद थी, तो उनकी आपस में दोस्ती बहुत थी इस मामले में ना। तो फिर कहा कि हम आपस में शुगर मेले में करेंगे, सिर्फ मेरे को तो रेल फेंकना है, बस 2-3 हाथ करेंगे तो लोग उसमें खुश हो जाएंगे ऐसे। तो वो फिर उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया और फिर उन्होंने किया भी, और फिर बड़ा फंड रेजिंग भी हुई, और फिर सारा वो सलाह। और कराची में ये मुकाबला हुआ था, इसका नाम दिया गया था फिल्मी दंगल। और ये राही साहब जो सेट के ऊपर इतने सारे लोगों को, मतलब हम कहते तहस नहस कर देते थे, आम लाइफ में गिरे हुए लोगों को उठाते थे, वो जमीन पे गिरे हुए लोग, बिल्कुल ऐसा भी हुआ कि नज़रों से गिरे हुए लोगों को भी उठाया। क्या बात है कि जी, उनको उन्होंने अजियत दी लेकिन उन्होंने माफ़ कर दी। आप ये चीज़ चेक करें कि मैं अबू जी की इतनी रिस्पेक्ट देने की आदत थी कि मैं कभी कभी मैं परेशान होता था कि अबू जी कैसे कर रहे हैं, मतलब मेरे साथ इतना बड़ा नाम जुड़ा हुआ हो तो शायद मेरे में हल्की सी आ ही जाए ना, मतलब इंसान आ जाती है हल्की सी दिमाग में। यूसुफ खान साहब का आपको बताता हूँ कि सब वो बैठे हुए थे अपने, तो काफ़ी एज के, वो काम थोड़ा कम कर रहे थे, तो अबू जी ना उससे ऊपर तो मैं अबू जी के साथ था, एवरेज स्टूडियो की बात है, तो उन्होंने दूर से कहा कि राई, तो राई का अबू बता, तो उन्होंने कहा, उनको डैडी कहते थे प्यार से, डी डैडी, उनसे सीनियर से कहते हैं डी डैडी मैं आ रहे हैं। नीचे आए से, अब आप बैठे ना ऐसे ऐसे खान साहब बैठे हैं, तो वो आके ना ऐसे उनके घुटनों के बल से उनके पास नीचे ज़मीन के ऊपर बैठ गए, उन्होंने ऐसे पकड़ा, नहीं राई, तो नहीं खान साहब, मैं उठा के ऊपर बैठाया, कहते हैं नहीं ना करें। तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं देते थे अपने सीनियर्स को, कि मैं कहता हूँ कि ख़त्म था। क्या बात है। और ये जब ये हुआ तो यूसुफ खान साहब बच्चों की तरह होते थे वहाँ पे बैठ के कि यार ये कहते हैं कि तुसी ना क्यों अपने बेहाल करी जाना, कहते यार कि एनी इधर सुन कौन देगा। क्या बात है। और इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना हम्बल और इतना डाउन टू अर्थ, ये ख्याल यही उनकी कामयाबी की वजह थी मेरे हिसाब से। जी हैदर भाई, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप उनके साहबजादे हैं। अमूमी तौर पे हमारे बड़े सगीर में ऐसा होता है और आपके साथ भी हो रहा है कि आप में जब भी आप फिल्म में आते हैं तो राही साहब से कंपैरिजन किया जाता है एज ए एक्टर, ऑब्वियस। और जाहिर है कई दफ़ा जब ये कंपैरिजन करते हैं तो अनफेयर भी होता है क्योंकि बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त जो छोटा ही रहता है। ऐसे तो एज इंसान जो उनके अंदर क्वालिटीज़ थी, हम्बलनेस थी, लोगों को माफ़ कर देना, हमेशा पोलाइट रहना, नेक रास्ते पे चलते रहना, जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, खुद पे पाबंदियाँ भी लगानी पड़ी राही साहब की वजह से कि उन्होंने पुत्रा कोई इंज दा काम करांगा तो लोग कहेंगे सुल्तान राही तो इंज नहीं करते सन। जो बात आपने कही, बुक में डेफिनेशन दे दी इस बात की कि ऐसे ही है। और जब मैं थोड़ा यंगर एज में था तो मुझे इतनी बातों का नहीं पता था कि विद मेच्योरिटी यू लर्न, विजडम आपके पास आता है। तो आई फेल्ट कि अब मेरे पर ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ अपने पे। और स्पेशली जब मैं कभी स्टूडियो जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है देख के मुझे कि यार ये बंदा आया कुछ करेगा हमारे लिए। तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपने फील होती है। जब ऑन सेट शूटिंग के लिए खड़ा होता हूँ तो आसपास लोग जो मुझे देख रहे होते हैं, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ये राही साहब के साथ ऐसे था तो आप भी थोड़ा सा। तो कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है, मैं उनको तो टच नहीं कर सकता, वो माशाल्लाह वन ओनली थे, लेकिन मैंने ये ज़रूर किया कि थोड़ा सा उनका अंग ले लिया है। अच्छा। थोड़ा सा स्टाइल उनका लिया है मैंने अपने में, और अपने साथ मैंने फ्यूजन कर दिया उसका। अच्छा। तो वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह से, मतलब अदाकारी में और लोगों के साथ बर्ताव में देखें, जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुए कि मतलब गोल्डन स्पून इन योर माउथ, तो फिर आपका अपना एक एटीट्यूड और टेम्परामेंट और तरह से होता है। जो स्ट्रगलिंग पीरियड अबू ने देखा, मैं तो वो नहीं देखा, लेकिन अब मैं ये ज़रूर करता हूँ कि कभी कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिसमें मुझे लगे कि मुझे इस पर रिएक्ट करना है या नहीं करना है, तो मैं 2 मिनट के लिए मुड़ के देखता हूँ कि यार अगर अबू जी होते तो क्या करते। तो फिर मैं उसको में थोड़ा लेकर आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को थोड़ा काम डाउन करने के लिए। बाय नेचर में थोड़ा हाइपर तबीयत का बंदा हूँ बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये है कि अब बहुत चेंज मेरे में आया है लाइफ में, और नाउ आई फील लाइक आई हैव काउंट डाउन अ लॉट। अच्छा। अबू जी की चीज़ें देख के, सोच के, सुन के लोगों से कि वो ऐसे करते थे, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उनकी फुटस्टेप को मैं फॉलो करूँ ताकि मैं अपने आप में वो चीज़ें और ला सकूँ। अच्छा, कुछ बहुत सारी चीज़ें तो राही साहब ने की, आपको करनी है, कुछ चीज़ें आपने की हैं राही साहब ने नहीं की हैं। अपनी फिल्मों में आपने डांसिंग की तरबियत हासिल की है बेसिकली। जी। राही साहब
मेरा ख्याल एक औरत राज फिल्म है या एक दो फिल्म हाँ जी वो उन्होंने डांस किया होगा, वो भी करैक्टर के वजह से बिल्कुल ऐसी है। 1000 फिल्में हैं, राही साहब ने रक्स नहीं किया, हीरोइन रक्स कर करके वो कहते हैं ना थक गई है, हार गई है, राही साहब एक जगह खड़े ने। ये डांस ना करने के पीछे राही साहब की क्या उनका करैक्टर लॉजिक थी? उनका जो करैक्टर है, उनका जो रोल था वो उसकी डिमांड नहीं थी ना, क्योंकि एक गबरू जवान खड़ा हुआ है तो लड़की पीछे जो मर्जी करती है उससे मुड़ के भी नहीं देखा उसकी तरफ कि तू जो मर्जी करती है। देखते भी नहीं सर। हाँ देखते भी नहीं, मतलब मेरा अपने अक्खड़ में लगा हुआ, तो ये लोग पसंद करते थे कि यार पाइए गया, मज़ा आया, ये बात थी। अगर वो मुड़ के डांस करना शुरू करते तो वो बिल्कुल कैरेक्टर जा पड़ता ना। मैंने जब स्टार्ट किया उस टाइम में डांसिंग्स का, सिंगिंग का, चॉकलेट हीरो का इमेज अभी चल रहा था, तो मैं शौक भी था मुझे, तो मैं स्टार्टिंग में जो मूवीज़ मैंने की उसमें सब में आपको नज़र भी आएगा। लेकिन आहिस्ता 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 जैसे मैं मैच्योर होता चला गया, फिर मैंने थोड़ा सा उसको छोड़ता चला गया, बल्कि समझ के छूटता चला गया मेरे से। जो मैंने मुझे फिल्म में कास्ट किया वो कहते थे कि हमें अब आप इस स्टाइल में चाहिए, जैसे राही साहब आते थे। ठीक है। तो कपड़े, गेटअप, चीज़ें। अब मेरी फिल्म में आने वाली अथरा शेर, उसमें आप देखेंगे तो आपको एकदम से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे राही साहब खड़े हैं। अच्छा, लोगों ने उस तरह फर्स्ट टाइम मैंने विग और मूंछ का इस्तेमाल किया, पहले कभी नहीं किया था मैंने। सही। तो लोगों ने जब देखा तो कहते हैं वो तो समझा कि राही साहब सर पे खड़े हैं ना, मतलब मुझे अजीब सा कभी कभी लगे कि यार तो ये है कि लोग पसंद करें अल्हम्दुलिल्लाह उसको। अच्छा। उस गेटअप को, उस चीज़ को पसंद करें, तो ये आपकी जो वाली बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम फिटनेस के हवाले से दोबारा बात करें तो मैं ट्राई करता हूँ कि इतना अपने आप को मैं एक्टिव रख सकूँ। आपने भी बड़ा राही साहब की तरह खुद को फिट रखा हुआ है। ये बताइए आप जिम की रूटीन? जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 25 ईयर्स हो गए बॉडी बिल्डिंग करते हुए, बस रेगुलर नहीं कर पाता बिकॉज मेरे काम की वजह से कभी आउटडोर जाना पड़ता है, कभी कभी कहीं तो कभी। डाइट भी? डाइट जब मैं कंट्रोल करना चाहूँ, क्योंकि मैं भी फूडी हूँ, मुझे खाने पीने का शौक है लाहौरी टिपिकल बंदा, तो ऑब्वियसली बात है। और मेरा भी ये मानना है कि आपके पास पूरे 12 घंटे में 1 घंटा तो कम से कम अपने आपको दे सकते हैं आप, चाहे आप वॉक कर लें, चाहे आप कार्डियो कर लें, चाहे आप जिम चले जाएँ, आप कुछ भी खा लें, मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उसको बर्न कर लेंगे ना सोने से पहले कुछ क्वांटिटी उसकी, तो आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। बल्कि आप डाइट को भी इस तरीके से खाएंगे जो आपकी अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, कोई लोग ऐसा नहीं कि उनका रुकता नहीं है उनकी बात करूँगी मतलब, लेकिन उसके लिए कि रात को आप कम से कम 1 घंटा अपनी गली में, अपने टेरेस पे, अपने घर में, जहाँ भी जगह आपके पास अवेलेबल है, वॉक ज़रूर करें। वो आपकी कम से कम 200-300 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी सोने तक। अच्छा। उसका फ़ायदा फिर आपको ये होगा कि आपका कार्डियो वर्कआउट होगा, आपका हार्ट भी एक्टिव है, फिट है, और आप हेल्दी भी, आप मोटे नहीं होंगे। लेकिन आपने खाबे खा के अब आप जाके सो गए हैं, तो उसने क्या करना है, आपसे चढ़ना ही है ना आपके ऊपर, जाहिर है। तो बात ये है कि मेरी भी कोशिश ये होती है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जिम जाता हूँ, और मैं हमेशा जाके वहाँ पे भी यही बात हमेशा लोगों से डिस्कस करता हूँ। बहुत से लोग बताते हैं कि हैदर भाई हमें समझाएं, हमें पता नहीं है, हमने मोटे होना है, मसला बनाने के ऐसे करें, बताएं। फिर मैं उनको सारा गाइड देता हूँ कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो। अल्हम्दुलिल्लाह 25 ईयर्स हो गए हैं। या ये बट साहब के साथ स्टार्ट किया था, जिम स्टार्ट वगैरह सीखना करना, फिर करते करते बहुत से लोगों से कोचिंग सीखी समझी। तो अब मुझे ये लगता है कि फिटनेस ज़रूरी है, नॉट जस्ट बिकॉज आप शोबिज़ में हैं, आम जिंदगी में भी आपके लिए ज़रूरी है, आम लोगों के लिए भी ज़रूरी है, औरतें हैं, मर्द हैं, बूढ़ों तक के लिए भी, कि जो बाबा जी हो गए जी घुटने से रह गए, चला नहीं जाता, वॉक करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक हदीस में आता है कि 100 बीमारियों का इलाज जो सा है वॉक में, चहलकदमी जिसे कहते हैं। आपको शुगर है, अल्लाह ना करे, और मसले मसाइल भी हैं, हार्ट का मसला है, आप वॉक करें, आपका वो ठीक हो जाएगा। हैदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आपसे, और ना सिर्फ राही साहब के बारे में हम वो गोशे जो अब तक आवाम तक नहीं पहुँचे थे, सेहत के हवाले से, हेल्थ रूटीन के हवाले से, डाइट के हवाले से, तो आज पहली बार किसी प्रोग्राम में राही साहब की शख्सियत का यह हिस्सा सामने आया, और आपकी वजह से आया। आप भी माशाल्लाह फिट रहें, इसी तरह जवान रहें, राही साहब का पैगाम आगे बढ़ाते रहें, और आपकी फिल्में जितनी भी आगे आ रही हैं हम दुआ करेंगे कि वो सुपर हिट हों, और आप राही साहब की लेगेसी ना सिर्फ फिल्म में बल्कि आम जिंदगी में भी आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, बिहाइंड द स्पॉटलाइट आज का बड़ा स्पेशल प्रोग्राम रहा। हैदर सुल्तान राही साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। हमने राही साहब के बारे में नॉर्मली, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि फ़िल्म पे बात होती है, उनकी अदाकारी पे बात होती है, उनके रिकॉर्ड्स पे बात होती है, आज हमने राही साहब की डाइट के बारे में और इतने साल तक उनकी हेल्थ रूटीन के बारे में, और वो कैसे, जैसे हैदर ने बताया कि ना शुगर थी, ना ब्लड प्रेशर था, ना हार्ट का मसला था, तो कैसे मैनेज करते रहे वो ख़ुद को, ये सारी डिटेल आज के प्रोग्राम में डिस्कस हुई। अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत हमारे साथ होंगी, एक नई पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाएगी, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी डाइट के बारे में बात की जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फ़िट रहिएगा, सेहतमंद रहिएगा और एक्टिव रहिएगा। अपने मेज़बान तनवीर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।